Hello students, welcome to iExamB. This is Sonal Saklani. So क्विक एग्री कॉन्सेप्ट हमारी एक सीरीज़ है जिसमें हम जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको शॉर्ट वीडियोस में बताते हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं इस शॉर्ट वीडियो में एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। क्या होता है एग्रो फॉरेस्ट्री और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, सो एग्रो फॉरेस्ट्री बेसिकली है क्या, अगर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी तो कॉन्सेप्ट क्या है एग्रो फॉरेस्ट्री का कि हमारा कोई एक लैंड एरिया है। ठीक है, लैंड एरिया को आप कैसे सबसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकोगे। आप वहाँ पर कोई क्रॉप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड एरिया है, वहाँ पर आप कोई क्रॉप ग्रो कर सकते हो। लेकिन क्रॉप ग्रो करने के साथ साथ ही अगर मैं आपको बोलूँ कि वहाँ पर ट्रीज़ भी ग्रो करिए और ट्रीज़ ग्रो करने के साथ लाइफ स्टॉक भी आप रख सकते हैं, लाइफ स्टॉक के लिए फीड भी आप यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, तो आपके एक ही लैंड एरिया से बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, सो यही एक सिस्टम है लैंड यूज़ का जो एग्रो फॉरेस्ट्री में हमारा काम आता है। क्या है एग्रो फॉरेस्ट्री? लैंड यूज सिस्टम है, यानी कि आप लैंड एरिया को कैसे यूटिलाइज करते हो, नॉट जस्ट फॉर क्रॉप ग्रोइंग बट ऑल्सो फॉर ग्रोइंग योर ट्रीज एंड योर लाइफ स्टॉक एज वेल। ठीक है, so land use system involving trees combined with the arable crops and or animals। अब animals क्या है, लाइफ स्टॉक ग्रो करना, इसमें कंपोनेंट ऐसा है कि आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर नीड। ठीक है, या फिर आपके है आपके पास तो आप यू कर सकते हैं, वरना एसेंशियल नहीं है एंड और यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एट द सेम यूनिट ऑफ लैंड, यानी कि एक लैंड यूनिट में। ठीक है, अब ये कैसे और चीज़ों में हेल्प करता है, नॉट जस्ट योर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट, यानी कि इकोनॉमिकली ही आपको रिच नहीं बनाता, बल्कि इसके साथ ही साथ क्या होता है, एनवायरनमेंट या इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन रहता है। इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे, देखिए कहीं भी हम फॉरेस्ट ट्रीज लगाते हैं तो ऑब्वियसली उनमें क्या होता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है ना, बहुत सारा कार्बन उसमें स्टोर रहता है। साथ ही साथ ये जो ट्रीज़ हैं ये बहुत सारा ऑक्सीजन बाहर देंगी। ठीक है, तो वो एनवायरमेंटली हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है डिफॉरेस्टेशन, जो कि डिफॉरेस्टेशन आजकल बहुत हाई स्केल में हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करने के लिए वी कैन गो फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। ऑलराइट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व रहती है, क्योंकि एक भी आप ट्री लगा दो तो उसी में क्या है, बहुत सारे आपके टाइप्स के एनिमल्स रह सकते हैं, उसमें बर्ड्स भी अपना नेस्ट बना सकती है, उसमें डिफरेंट तरह के इंसेक्ट्स भी रह सकते हैं, बेनिफिशियल भी और आपके हार्मफुल रह सकते हैं, पर हार्मफुल तो आप निकाल दोगे, पर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स भी उसमें रह सकते हैं। सॉइल और वाटर कंजर्वेशन भी इसके साथ साथ हो जाता है, क्योंकि डाइवर्स आप क्रॉप्स इसमें लगा रहे हैं, डाइवर्सिटी आप इंक्रीज कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका सॉइल और वाटर कंजर्वेशन तो होगा ही। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है। अब क्यों ये कॉन्सेप्ट, क्यों ये किया जाता है, एक तो सस्टेनेबिलिटी तो है ही, देखिए इकोलॉजिकल बैलेंस तो हम बना ही रहे हैं, साथ में क्या है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। प्रोडक्टिविटी कैसे आप इंक्रीज़ कर रहे हो, देखिए जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल आपका एक लैंड एरिया है, आप वहाँ पर कोई भी सीरियल क्रॉप लगा रहे हो। ठीक है, तो सीरियल क्रॉप का क्या होता है, जितना आप देख सकते हो उसका रूट का सिस्टम क्या है, थोड़ा शैलो रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर आपकी क्रॉप्स होती हैं। तो शैलो रूट पे ये जितने भी शैलो, आप बोल सकते हो कि एक लेयर ऑफ सॉइल से ये न्यूट्रिएंट्स ऊपर ले लेगा। बाकी हम अगर वहाँ पर कोई ट्री लगाते हैं तो ट्री की रूट्स क्या होती है, ज़्यादा नीचे तक रहती हैं, तो नीचे के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, जो डिफरेंट हमारे रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप इसके साथ साथ ये क्या होता है, सनलाइट भी अलग अलग जो लेवल पे आ रही है, नीचे वाले जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको भी सनलाइट मिलेगी, ऊपर जो ट्री ग्रो कर रहे हैं उनको भी सनलाइट मिलेगी, तो सनलाइट के रिसोर्सेज भी यूटिलाइज हो रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स भी यूटिलाइज हो रहे हैं, और वाटर जो अलग अलग लेवल पे सॉइल में रहता है वो भी यूटिलाइज हो रहा है। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज हो रहे हैं, कोई compete नहीं करेगा एक दूसरे के साथ, और जब compete नहीं करते हैं तो प्रोडक्शन क्या है वो इंक्रीज़ होता है, प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लैंड एरिया इंक्रीज़ होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिर्फ क्रॉप्स लगाते हैं।
सिर्फ क्रॉप्स लगाने पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ की यील्ड मिलेगी, लेकिन अगर आप उसके साथ ट्रीज़ भी लगा रहे हैं तो ट्रीज़ का अलग यील्ड है हमारे पास, ठीक है, क्रॉप्स का अलग यील्ड है। और अगर वहाँ पर लाइफ स्टॉक के लिए अगर आप कोई भी फॉरेस्ट क्रॉप लगा रहे हैं तो वो लाइफ स्टॉक से भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होती है, ओवरऑल पर यूनिट लैंड एरिया से प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो रही है। सस्टेनेबिलिटी है ही, क्योंकि हम डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं इन अ सस्टेनेबल वे, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट वी आर सस्टेनेबली यूजिंग इट एंड ऑल्सो कंजर्विंग इट फॉर द फ्यूचर। तो सस्टेनेबल हो रहा है। एडॉप्टेबिलिटी यानी कि हम एडॉप्ट कर रहे हैं ऐसी कंडीशंस। अब ये क्या है, देखिए जो आपका एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है ये बेसिकली बहुत पुराना सिस्टम है, बहुत ट्रेडिशनल सिस्टम है, लेकिन बीच में लोगों ने छोड़ दिया था जब उन्होंने बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन शुरू कर दिया था, पूरे फॉरेस्ट लैंड एरियाज़ को क्लियर करके सिर्फ वहाँ पर क्या है क्रॉप्स ही ग्रो कर रहे थे। तो उसी को वापस से लेके आ रहे हैं हम, उसी जो हमारा पहले वाला ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी उसको री एडॉप्ट कर रहे हैं। सो एडॉप्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो रही है। ये इसके बेसिक से ऑब्जेक्टिव हैं हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के, ठीक है। अब चलते हैं हम जो अलग अलग तरह की आपकी एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम होती है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में हमारा पहला आता है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम्स में जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से आते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के टाइप्स, ठीक है। सो पहला आता है हमारा एग्री सिल्वीकल्चर। अब सिल्वीकल्चर जो है दिस इज़ बेसिकली फॉरेस्ट ट्रीज़ का कल्टीवेशन, ठीक है, फॉरेस्ट ट्रीज़ का कल्टीवेशन को ही हम सिल्वीकल्चर कहते हैं। तो दो कंपोनेंट्स हैं इस वर्ड में अगर आप देखेंगे, एक है एग्री, दूसरा है सिल्वीकल्चर। यानी कि एक तो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं और इसके साथ ही ट्रीज़ को ग्रो कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है एग्री सिल्वीकल्चर। दूसरा है हमारा सिल्वो पास्चोरल सिस्टम, ठीक है, सिल्वो पास्चोरल। दो कंपोनेंट्स यहाँ पर भी है, एक है ट्रीज़ को ग्रो करना, ठीक है, और दूसरा है पास्चर लैंड एरिया। यानी कि यहाँ पर जो भी हमारा फ्री लैंड एरिया है वहाँ पर ग्रासेस जो ग्रो कर रही हैं, ग्रासेस को कौन खाएगा, जितने भी लाइफ स्टॉक हैं वो वहाँ पर ग्रेज कर सकते हैं, तो उसको हम पास्चर लैंड एरिया कहते हैं। और यही हमारा क्या है यहाँ पर कंपोनेंट है। तो यहाँ पर लाइफ स्टॉक से हमें फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिशियल हो रहा है, और साथ में ट्रीज से भी हमें बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो दिस इज सिल्वो पास्चोरल सिस्टम। तीसरा हमारा आता है जिसमें तीनों कंपोनेंट्स को हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को भी लगा रहे हैं, सिल्वो यानी कि ट्रीज़ को भी हम लगा रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारा लैंड एरिया उसको हम ऑल्टरनेट कर सकते हैं ना। एक सीज़न में हम कोई भी एग्रीकल्चरल क्रॉप लगा सकते हैं, दूसरी सीज़न में हम उसको फैलो छोड़ देंगे, वहाँ पर कोई भी हमारी जो ग्रासेस हैं वो ग्रो कर सकती हैं, या फिर हम वहाँ पर कोई फॉडर क्रॉप भी लगा सकते हैं। तो फिर वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो जाएगा, एज अ पास्चर लैंड यूज़ कर लेंगे, ग्रेजिंग के लिए लाइफ स्टॉक उसे यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों ही चीज़ें हमारी इसमें आती है। या फिर यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि हाफ लैंड एरिया में एग्रीकल्चरल क्रॉप्स लगा रहे हैं और हाफ लैंड एरिया में हमारा पास्चर के लिए कोई भी फॉडर क्रॉप या फॉरेज क्रॉप्स लगा रखी हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द एग्री सिल्वो पास्चोरल सिस्टम। ये तीन मेन सिस्टम्स होते हैं और ये एग्ज़ाम्स में आपके बहुत आते हैं। तो ये था हमारा आज का जो शॉर्ट वीडियो अबाउट दी एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। अगर आप और कोई टॉपिक चाहते हैं कि हम कवर करें अपनी ऐसी शॉर्ट वीडियोज़ में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।